हेलो गाइस, आज हम लोग करने हैं ACCA बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस चैप्टर। ठीक है, ये कोई भी चैप्टर नंबर आपका हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास एग्जाम किट कौन सी ईयर की है। बाकी बिना टाइम गवाए हम लोग चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने चैप्टर जो है वो पहले अच्छे से पढ़ रखा हो। क्वेश्चन नंबर 115, अमीलिया इज एन अकाउंटेंट फॉर LGH कंपनी, अ लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. शी हैज रिसेंटली बीन एक्यूज ऑफ थेफ्ट फ्रॉम द कंपनी. LGH कंपनी है, उसमें अमीलिया एक अकाउंटेंट है, उसको उस पर आरोप लगा है कि यार उसने चोरी करी है। शी हैज़ आर्ग्यूड दैट द थेफ्ट वाज जस्टिफाइड एज शी नीड द मनी टू केयर फॉर हर मदर हु इज़ सीरियसली इल। अब आपको ये जो सारी अप्रोचेज़ वगैरह दे रखी हैं, आई होप आप लोगों को ये सारी अप्रोचेज़ जो हैं वो पता है। अब देखो, अगर जहाँ पे भी आपको पता चलता है कि आप लोगों ने कोई गलत काम करा है, लेकिन अगर उस गलत काम के पीछे कोई इंटेंशन है, तो वो कौन सी अप्रोच होती है? रिलेटिविस्ट। ठीक है, साफ साफ आपको पता चलता है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो जो है वो आपके लिए भले के लिए है, कि आप लोग बताते हो कि यार मैंने किसी के भले के लिए काम करा है, तो वो आपके लिए जो आता है वो रिलेटिविस्ट के अंदर आ जाता है। तो इसमें यही होता है कि आप अगर आप कोई बुरा भी काम करते हो, जैसे चोरी जो है वो बुरा काम माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो आप लोगों ने जैसे अपनी आपकी जो मदर हैं, वो आप लोगों को बताना था कि उनको मनी चाहिए है उनकी केयर करने के लिए, तो अब वो जस्टिफाइबल काम बनी है, तो वो रिलेटिविस्ट है। यूटिलिटेरियन और प्लूरलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग ना कि अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ना अपने पर्सनल के बारे में सोच रहे हो, तो ए और बी तो हट गए। और एब्सोल्यूटिस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो रिलेटिविस्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब आप लोगों को ये कैसे होगा, तो आप लोगों को ये रिलेटिविस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट, प्लूरलिस्ट, यूटिलिटेरियन, ये सब चीज़ों की जो है वो मतलब पता होने चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चंस करोगे तो तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जैसे कि इसमें आपको जो है वो रिलेटिविस्ट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, अ प्रोफेशन मस्ट हैव एन एथिकल कोड टू विच इट रिक्वायर्स कंप्लायंस। एक प्रोफेशन जो होती है उसके पास एक एथिकल कोड होना चाहिए, जिसको रिक्वायर होता है कंप्लायंस। एकदम डेफिनेशन के ट्रू है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है। जो डेफिनेशन है वही यही कहती है कि एक एथिकल कोड होना चाहिए, जो इसके पास क्या होनी चाहिए, कंप्लायंस होनी चाहिए। लाइक वही पूरा आपका सर्टिफिकेशन वगैरह होना चाहिए, और पूरा गवर्नेंस होनी चाहिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये सब हो गया ट्रू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, ACCA मेंबर्स, ओके, ACCA मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 3 ऑफ दीज प्रिंसिपल। इंटीग्रिटी था, ऑब्जेक्टिविटी भी था, ऑनेस्टी नहीं। येस, ऑनेस्टी नहीं होता, वो आप लोगों का जो है आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि इंटीग्रिटी के अंदर ही आ जाता है। ए ऑप्शन गलत। प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यूगर था, प्रोफेशनल बिहेवियर और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो येस, मेरे को बी ऑप्शन सही लग रहा है। ये तीनों जो थे वो उसके अंदर 5 जो फंडामेंटल आपके प्रिंसिपल्स थे वो उसके अंदर थे। और बाकी अगर आपको जो है वो चैप्टर की वन शॉट देखनी है, तो वो मैंने भी बना रखी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या है ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यूगर, प्रोफेशनल बिहेवियर, या फिर ऊपर के जो भी सारे अप्रोच वगैरह थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से पहले एक बार वन शॉट देखा हो। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम किट करने से पहले अगर आप वन शॉट देखोगे, तो आपसे सारे जो हैं वो क्वेश्चन वगैरह पता होंगे कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन इस जगह से। ठीक है, तो बी ऑप्शन में सारे जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। सी ऑप्शन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई होता है नहीं, तो सी भी गया। कर्टेसी नहीं यार, ये तो मतलब कुछ भी नहीं होता, तो हमारा सीधा सीधा एलिमिनेशन से भी ऑप्शन वही बन रहा। ठीक। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ऑल ACCA मेंबर्स मस्ट कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वेदर और नॉट दे आर इन प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। ये हमने पढ़ा था जो है चैप्टर के अंदर भी, तो ये ट्रू होगी। ये फंडामेंटल वही है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं। प्रोफेशनल्स ओ एन ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी एज वेल एज अ ड्यूटी टू देयर क्लाइंट। यस, अगर आप लोग जैसे ACC हो, तो आप लोगों का, आपके पास कोई क्लाइंट काम कराने आया, तो उसका तो काम करोगे ही करोगे, लेकिन आपको सोसाइटी का भी भला करना है। कि अगर वो किसी सोसाइटी वगैरह के खिलाफ करना है, तो आप लोगों को बताना है कि भाई ये सब काम मत करो, ऐसा चीज़ें मत करो। मतलब ये है कि आपको अपने क्लाइंट को भी खुश रखना है, और जो सोसाइटी है उन लोगों को भी खुश रखना है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, ऑब्जेक्टिविटी मीन दैट अकाउंटेंट मस्ट नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये थोड़ी होता है यार, ये तो सीधा सीधा फॉल्स है। ये मतलब होता है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी जो है उसका मतलब होता है ये कि जो अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, उन लोगों को किसी भी फॉल्स या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को जो है वो उसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो इससे जो है वो इंटीग्रिटी बनी रहती है, ऑनेस्टी वगैरह आती रहती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का जो है वो ये नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी में मेन बायस वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कि बायसनेस वगैरह नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, जैक इज़ एन एम्प्लॉय इन BBB कंपनी, ही हैज़ बीन ऑफर्ड ब्राइब। उसको मतलब घूस खिलाने की कोशिश की गई है एक एग्जिस्टिंग सप्लायर के द्वारा, टू कंटिन्यू बाइंग अ की कॉम्पोनेंट यूज इन BBB's मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम देम।
इन स्पाइट ऑफ अ न्यू राइवल कंपनी ऑफरिंग द सेम कंपोनेंट एट सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस। यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है। देखो आप लोग एक कंपनी, ये कंपनी है, आप लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, ये कंपनी में काम कर रहे हो। एक सप्लायर भाई साहब हैं, उनसे आप जो सामान वगैरह खरीदते थे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, ये आप लोगों को कांटेक्ट करा है यार कि ये जो सामान है ना वो मेरे से 500 वाले में 500 में ख़रीदता है, जबकि मार्केट में एक नया सप्लायर आया है जो कि सेम प्रोडक्ट को कितने में दे रहा है, मान के चलो 400 में, ठीक है। तो इसने इसको ब्राइब दिया कि यार तू मेरी कंपनी से खरीद रहा है, इससे इसी कंपनी का जो है फ़ायदा होने वाला है, जबकि मार्केट में 400 का अवेलेबल है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जैक के डिसीजन में करेक्ट होने वाली है। तो इससे आपको थोड़े एथिक्स की आपकी जो है वो थोड़ी नॉलेज जागनी चाहिए। इसमें देखो इससे जो है वो आपके सारे जो हैं क्वेश्चन वगैरह पढ़ोगे तो आपसे सारी अप्रोच भी क्लियर हो जाएंगी। अगर एक जैक ईगोइस्ट होता तो ही विल मोस्ट लाइकली एक्सेप्ट द ब्राइड। तो अगर जैक ईगोइस्ट होगा, ईगोइस्ट का मतलब होता है कि खाली खुद का भला सोचो, बाकी जो है वो अपनी ऐसी तैसी कराएं। अब ब्राइब मिल रही है तो यार उसको कुछ कमीशन वमीशन मिलेगी, क्योंकि अगर वो ब्राइब ले रहा है ये सप्लायर से तो थोड़ा बहुत पैसा इसको भी मिलेगा। तो इस ईगोइस्ट यही होता है कि जो अपने आप को भला सोचते हैं। तो ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे को एकदम सही लग रहा है, पहला ऑप्शन ही। आगे बढ़ते हैं बाकी। इफ़ जैक इज़ अ रिलेटिविस्ट ही वुड रिफ्यूज़ द ब्राइब एज ब्राइबरी इज़ ऑलवेज रॉन्ग। नहीं, रिलेटिविस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम चीज़ करते हैं वो किसी मतलब अगर वो गलत काम भी होता है तो किसी भले काम के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है वो हर वक्त रॉन्ग होता है, तो रिलेटिविस्ट तो वो नहीं होगा। इफ़ जैक इज़ अ यूटिलिटेरियन ही वुड रिजेक्ट द ब्राइब एज इट डज़ नॉट बेनिफिट ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये जो है ये भी गलत होने वाला है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले जो पीपल हैं उनके लिए हमारा जो है वो बढ़िया डिसीजन आना चाहिए, ना कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। ये जो डेफिनेशन है वो आपकी प्लूरलिज्म की है कि सारे स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर से बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए वो प्लूरलिस्ट अप्रोच में आती है। यूटिलिटेरियन में यही होता है कि यार जो भी आपका आउटकम आ रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो, ना कि सारे के सारे स्टेक होल्डर। तो उसी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर वो एब्सोल्यूटिस्ट होता है तो उसका डिसीजन डिपेंड करता है उसके सर्कमस्टांसिस के अंदर। नहीं, ये भी गलत होता है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये होता है कि यार अगर आपने कुछ काम गलत किया है तो वो गलत है, उसमें डंकी की चोट पे रख के कहेंगे कि ये काम गलत है, इसकी मतलब तुम्हारी जो भी वजह रही हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो तुमने काम किया है वो गलत है, अगर तुमने सामने सही किया है तो वो सही है। आर या पार होता है, मतलब कुछ ये बीच में जो है वो कुछ नहीं आता। तो डी ऑप्शन भी गलत, ए ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सीन एज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशन एंड एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस के लिए ऑक्यूपेशन जो होता है वो गवर्न किया जाता है प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा। सीरियसली नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आप जो है ऑक्यूपेशन जो मतलब आप काम वगैरह करते हो, ज़रूरी नहीं है कि खाली प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा गवर्न किया जा सके। बाकी नॉन गवर्नमेंटल जो है वो मतलब कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल बॉडी चाहिए हो। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन मस्ट कंप्लाई विद रेलिवेंट लेजिस्लेशन। जो भी प्रोफेशन के मेंबर्स वगैरह हैं उन लोगों को जो भी लॉज वगैरह हैं उनके साथ कंप्लाई कर लेना चाहिए। वाह, तो मतलब प्रोफेशन वाले मेंबर्स को कंप्लाई करना चाहिए और जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जो नॉर्मल काम वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। नहीं, तो आप लोगों से देखो, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। आपसे पूछा डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो दोनों को करना ही करना है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। टू बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्यूपेशन मेंबर्स मस्ट फॉलो एन एथिकल कोड। तो ऑक्यूपेशन के लिए करना है तो यार देखो आप लोगों को प्रोफेशन के लिए भी तो करना ही होगा ना। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या है, अगर एथिकल कोड जो है वो एथिक्स वहाँ पे फॉलो करोगे तो प्रोफेशन में भी करने पड़ेंगे। ये भी स्टेटमेंट गलत। तो सीधा सीधा आपकी ऑप्शन जो है वो डी सही बैठ जाता है। बाकी पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। यस, आप लोग भी क्या कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो यार, ECCA कर रहे हो, ठीक है। सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है। अब आप लोग बन जाओगे, आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे, तो ये जो है वो ऑक्यूपेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सर्टिफिकेशन लो। नॉर्मल भी आप जो कोर्स वगैरह करोगे उससे भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122। मिया हैज़ अनकवर्ड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी विद इन द कंपनी शी वर्क्स फॉर। जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे उसने देखा कुछ फ्रॉड वगैरह चल रहा है। हु शुड शी अलर्ट अबाउट दिस मैटर फर्स्ट। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एक प्रॉपर ऑर्डर दिया जाता है, उसके हिसाब से आप लोगों को करना पड़ता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी। नहीं यार, अगर आपको कंपनी में पता चलता है, सबसे पहले क्या अपनी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी, जैसे कि मान लो आपको एक केस में ACC है, तो आप जाके ACC को कंप्लेंट कर दोगे यार कि हमारी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है। नहीं, द कंपनीज मेजर शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के मेजर, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है। हर कंपनीज कंप्लायंस ऑफिसर, येस, आप उसको जाके कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लायंस ऑफिसर जो वगैरह होता है, इसमें जो है वो मेन एथिक्स वगैरह से रिलेटेड होता है कंपनी के अंदर की, जो भी एथिक्स वगैरह जो है वो फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो आपको सबसे पहले जो है वो कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि उसके बाद नहीं हो रहा है कि ये जो ऑफिसर है ये भी कुछ नहीं ले रहा है डिसीजन वगैरह,
कुछ एक्शन वगैरह। तो उसके बाद आप लोगों को अपनी जो है वो प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए, प्रोफेशनल बॉडी के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाओगे, उसके बाद अगर आपने इसने भी नहीं मानी तो उसके बाद आप जाओगे अपनी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी के पास। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होता तो फिर लास्ट में आप जाते हो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के पास, ठीक है। अगर फिर भी कुछ भी नहीं होता तो आपको लास्ट में रिज़ाइन वगैरह भी करना पड़ता है, बट आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही याद रखो। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो था कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। ये आपसे सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 123 नूर इज़ एन ACCA मेंबर, ठीक है यार, काफ़ी बड़े ज़्यादा लोग ACCA मेंबर्स आ रहे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत जल्दी सून बन जाओ कभी ना कभी, ठीक है। बेस्ट विशेज़। नूर इज़ एन ACCA मेंबर। लास्ट ईयर वन ऑफ हर क्लाइंट्स एरन आस्क्ड हर टू वैल्यू अ बिजनेस दैट ही विश टू परचेज, ठीक है। नूर एक ACCA मेंबर है। उसका एक क्लाइंट था एरन, जिसने उसको कहा कि एक बिज़नेस को वैल्यू करना है, मुझे खरीदना है, तो बताओ बिज़नेस की वैल्यू कितनी होने वाली है, मतलब कितने में बिज़नेस खरीद सकते हैं। She did so and informed Aaron that the business was competitively priced. Aaron subsequently bought the business for its full asking price of several million pounds. तो मतलब कोई भी जो भी वैल्यू थी उसमें ख़रीद लिया इसके एडवाइस के थ्रू ही। This year Aaron has become concerned that the business has been underperforming and has asked Noor to reassess its performance and long term prospect. कुछ भी नहीं हुआ, नूर एक ACCA की मेंबर थी। एक बंदा आपके पास आता है एरन करके, वो आपके पास आता है कि ये जो बिज़नेस है वो सेल हो रहा है, आप इसकी वैल्यूएशन करो और मेरे को बताओ कि मुझे ख़रीदना चाहिए नहीं। नूर ने कहा ख़रीद लो। फिर अब जब उसने ख़रीद लिया है बिज़नेस तो पता चलता है कि यार बिज़नेस लॉस में जा रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसने कहा, ये अब वापस से नूर के पास आता है कि भाई देखो मेरा बिज़नेस अंडर परफॉर्म कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो नूर इसमें क्या फेस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें मतलब इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको साफ साफ पता चलता है कि इसमें क्या है, सेल्फ रिव्यू से हटा रहा है। सेल्फ रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप लोग एक काम कर चुके हो, आप लोगों ने पहले बिज़नेस को वैल्यू करा, ठीक है। अब यह है कि यार वापस से इसको देखो कि जो है मेरा बिज़नेस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब आपको अपने काम को ही वापस देखना है। आपने पहले पूरा जो भी कैलकुलेशन वगैरह लगाई होगी, जो भी सोचा होगा, आपने बिज़नेस की वैल्यू निकाली। अब वापस से आपको अपनी कैलकुलेशन वगैरह को चेक करना पड़ेगा कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। तो वो हो गया सेल्फ रिव्यू का साइड। इसके बाद एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें भी समझनी है तो सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन, वापस से कहूँगा वन शॉट एक बारी देख लो, अगर नहीं पता तो ठीक है। बाकी पता है तो अच्छी बात है, सीधा सीधा आंसर आपके हो जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेफ गार्ड दैट द ACCA एंड अदर प्रोफेशनल बॉडीज पुट इन प्लेस टू अटेम्प्ट टू एलिमिनेट एथिकल थ्रेड्स। मतलब कुछ भी एथिकल थ्रेड वगैरह हो जाते हैं तो आपको कौन से सेफ गार्ड जो है वो नहीं करने चाहिए। एक होता है एथिक्स की ट्रेनिंग, तो ये तो ACCA कहता है कि एथिक्स की ट्रेनिंग देनी है। आपको पता है एक EPSM करके हमारा मॉड्यूल भी होता है, एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल। तो उसमें जो है मतलब ACCA तो ये कहता है कि एथिक्स होने चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर नहीं यार, ये तो मतलब जो है कंपनी वगैरह लगाती हैं कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि मान लो ये A कंपनी है, B कंपनी है, इन्होंने बताया कि इंटरनल अगर कोई भी कंपनी के अंदर आपको कंप्लेंट वगैरह करनी है तो आपको ये प्रोसीजर्स करने हैं। B कंपनी ने अलग प्रोसीजर्स लगा रखे हैं, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ACCA का इसमें कुछ रूल नहीं है। आगे चलते हैं। सी ऑप्शन, क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन, येस ये ACCA नहीं बनाया हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रोफेशनल मॉनिटरिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, येस ये भी ACCA जो है वो इंक्लूड करता है। लेकिन ये सेफ गार्ड जो है वो जो B वाला है वो सेफ गार्ड नहीं होने वाला है, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125, लोरेंजो इज फेसिंग एन एथिकल डिलेमा, ठीक है भाई वो किस सोच में पढ़ रखा है और इसकी मदद करते हैं। When deciding what his course of action should be, he is concerned with making sure that the outcome of his decision will benefit the greatest number of people। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। अगर greatest number of people को उसको देखना है कि benefit करे तो कौन सा होता है, यूटिलिटेरियन, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। और अगर सारे स्टेक होल्डर्स को करना होता तो वो प्लूरलिस्ट होता है, इंडिविजुअलिस्ट और ईगोइस्ट। मतलब आप लोगों को यही है कि जो है खुद के बारे में सोचते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू दैट ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू इनकरेज विद इन देयर कॉर्पोरेट कल्चर इन ऑर्डर टू इनकरेज स्टाफ टू एक्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या क्या काम करती है जिससे जो स्टाफ हैं उसके वो एथिकली बिहेव करें, और इसके जो है वो आपका एक क्या कहते हैं निमोनिक या फिर एक्रोनिम आप कुछ भी कह सकते हो, वो बना हुआ है जो कि है हॉटर के नाम से, ठीक है। और इसमें जो है वो आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मतलब करनी चाहिए जिससे जो है स्टाफ एथिकली बिहेव करे। और इसके अंदर जो है H का मतलब होता है ऑनेस्टी, O का मतलब होता है कि ओपननेस रहनी चाहिए, T का मतलब ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, और एक और T का मतलब होता है ट्रस्ट, E का मतलब होता है एम्पावरमेंट, और R का मतलब होता है रिस्पेक्ट।
ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इन सब में से जो है वो खाली मेरे को शायद एम्पावरमेंट ही दिख रहा है। इंटेग्रिटी जो आपने पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी भी जो है फंडामेंटल, ये दोनों फंडामेंटल हैं। सेटिस्फेक्शन जो है वो कुछ भी नहीं होता। एम्पावरमेंट जो है वो हमारा ये होता है कि कैसे एथिकली बिहेव किया जा सके। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। In order to encourage ethical behavior, BHG company has told all of its employees that they must treat all employees and stakeholders well। ठीक है, मतलब एथिकल बिहेवियर के लिए सबको बताया कि सारे लोगों को सेम ट्रीट करो। कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज की हो, कोई भी एथनिसिटी या फिर जेंडर हो, तो मतलब ये कि है जो भी मेल हो फीमेल हो कोई भी एज का हो, आप लोगों को सबको सेम ट्रीट करना है। विच ही वैल्यू इज BHG आस्किंग इट्स स्टाफ टू कंसीडर। तो इनमें से जो है कौन सी वैल्यू कंसीडर करने को कह रहा है, वापस से आपको बताया कि आपको मैंने बताया जो वाटर करके एक एक्रोनिम था। ठीक है, इससे आपको याद करना है। अब आपको पता है कि अब सबको इक्वालिटी हम देना चाह रहे हैं, मतलब कि सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाए। तो ये जो आपका आ जाएगा वो रिस्पेक्ट के अंदर आ जाएगा कि सब लोगों की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो। ठीक है, लड़का हो लड़की हो, सबकी जो है वो रिस्पेक्ट करो। तो ये हो गया रिस्पेक्ट का। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। डियोनटोलॉजिकल एथिक्स सजेस्ट दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन शुड बी इग्नोर्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी आप लोगों ने कोई एक्शन लिया, अब आपको उसका कोई भी रिजल्ट है उससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। जो आपने कॉन्सिक्वेंस करा है उसका जो है उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं उनकी ऐसी की तैसी आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए। ये वाले जो एथिक्स हैं, तो यस ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू होती है। ये जो है वो लाइक काइंड ऑफ एक एब्सोल्यूटिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ है, जो कि बताते हैं कि अगर चीज़ गलत है तो वो गलत है, सही है तो वो सही है। ठीक है, चाहे वो कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो। तो वैसे ही है डियोनटोलॉजिकल एथिक्स, और तो इसलिए जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें जो है वो मेन मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा सोचना है, बाकी आपको चैप्टर की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने स्टडी टेक्स्ट वगैरह पढ़ रखे हो और स्टडी ऐप वगैरह से पढ़ रखे हो, और अगर सब कुछ पढ़ रखा है और स्टिल आप लोगों को कुछ चाहिए तो यस वन शॉट भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को लगता है रिवीजन के लिए तो आप देख सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।